अस्सलामुअलैकुम टू ऑल स्टूडेंट। आज हम अपना लेक्चर नंबर 4 देखेंगे, मैट्रिक क्लास की जो बायो है, चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन चैप्टर का। तो पीछे हम लोग थोड़ी सी समरी देख लेते हैं जो हम लोगों ने पढ़ी, तो ताकि हमें जो आगे पढ़ने में थोड़ा आसानी हो। तो हम लोगों ने देखा था हम लोगों ने केमिकल कोऑर्डिनेशन और एक नर्वस कोऑर्डिनेशन। अब जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है वो हार्मोन के जरिए होती है और हार्मोन को ग्लैंड रिलीज करते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है न्यूरॉन के जरिए। ये आप न्यूरॉन के सेल की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है और ये हम लोगों ने केमिकल बना दिए कि केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। अब ये जो पूरा सिस्टम है केमिकल कोऑर्डिनेशन होना, हार्मोन के जरिए ग्लैंड का रिलीज करना, इसको पूरे को हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। और ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है जो कि न्यूरॉन के जरिए होती है और फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी है बेसिकली वो कोऑर्डिनेट करते हैं, इसको हम लोग नर्वस कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर बेसिकली जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है वो नर्वस सिस्टम के जरिए होती है। अब हम लोग बेसिकली नर्वस सिस्टम को देख लेते हैं। इसमें दो टाइप होती है नर्वस सिस्टम की, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन आ जाता है और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ये हमारे जो तारें होती हैं, केबल्स होती हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ऑर्गन से जोड़ती हैं, वो सब केबल्स आ जाती हैं। मतलब ये मैसेजेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल ऑर्गन तक और ऑर्गन का मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाती हैं, तो कैरी करती हैं मैसेज टू एंड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर ये दो पार्ट में डिवाइड है जिसमें एक सोमेटिक नर्वस सिस्टम आ जाता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो मुंसलिक होता है, जो हमारे वॉलेंट्री मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स होते हैं, मतलब जो काम हम लोग खुद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे खाना, उठना, चलना, मतलब जैसे चलना, लिखना, उठना, बोलना, जो हम अपनी मर्जी से काम करते हैं, सोमेटिक नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करता है। मतलब इन चीजों की इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाता है, कोई भी स्टिमुलाई फिर वो वहां से कमांड आती है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है जो इनवॉलेंट्री बॉडी के फंक्शन होते हैं जिसमें डाइजेशन और ब्रीथिंग आती है। तो इसमें बेसिकली आपको पता होना, तो ये हमारा सेंट्रलाइज टाइप का नर्वस सिस्टम हो गया जिसके अंदर प्रॉपर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो मौजूद है। और जो डिफ्यूज टाइप का आप लोगों को पता है जिसमें प्रॉपर तरीके से ये इन्वॉल्व नहीं होते। तो आगे पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नर्वस सिस्टम क्या है। यहाँ पे आप लोग नीचे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। नर्वस सिस्टम वो जो नर्वस कोऑर्डिनेशन करवाता है, मतलब न्यूरॉन के जरिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी कोऑर्डिनेट करते हैं और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। हमारे दिमाग को जिस्म का कंट्रोल सेंटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूरी बॉडी की जो इन्फॉर्मेशन होती है, स्टिमुलाई होते हैं, वहीं पे जाते हैं, वहीं पे प्रोसेस होते हैं, वहीं से बेसिकली कमांड बन के आते हैं और रिस्पॉन्स जनरेट होता है। और है ना, न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन बेसिकली जो हमारा नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है नर्वस सिस्टम के जरिए, उसका जो एक सिंगल सेल होता है, ये जो उसको यूनिट है उसको हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं। तो ये था हमारा समरी। अब हम लोग आगे देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो दो चीज़ों में डिवाइड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो कंपोनेंट है ब्रेन को हम लोग देखेंगे। अच्छा, तो इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली ब्रेन को देख लेते हैं। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो दो कंपोनेंट्स हैं, ब्रेन और स्पाइनल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो जो कंपोनेंट है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली ब्रेन को देखेंगे। यहाँ ब्रेन की, ह्यूमन ब्रेन की डायग्राम दिखाई गई और इसके डिफरेंट पार्ट्स को हाईलाइट किया गया है। अगर हम लोग ब्रेन को देखें तो ये हमारा मेजर का, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा है, मेजर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है हमारी बॉडी का। ये बेसिकली जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी चीज़ें होती है, वो हमारे ब्रेन से ही प्रोसेस हो रही होती हैं और ये ब्रेन ही होता है जो हमारी पूरी बॉडी को बेसिकली कंट्रोल कर रहा होता है। अब आप लोगों ने यहाँ पे तीन मेन चीजें याद रखनी है, मेनिंजिस, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और तीसरा है बेसिकली स्कल। ये तीनों चीजें होती हैं जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, मेनिंजिस, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड स्कल। तो इट इज रेप्ड इन 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंजेस। तो ये 3 प्रोटेक्टिव लेयर मतलब ये हमारे ब्रेन को भी कवर कर रही होती है जो मेनिंजेस होती हैं, और ये हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको भी प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, मतलब कोई भी जरासीम ना घुसे या फिर ये चोट वगैरह से बेसिकली बचाती हैं। तो ये 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती हैं। इन 3 मेम्ब्रेन का अलग अलग नाम है जो कि आपको अभी याद करने की जरूरत नहीं है। आप अपने सिलेबस के हिसाब से रहें, आप अपने कोर्स के हिसाब से रहें। पहले आप अपनी कोर्स वाली चीजें याद करें, उसके बाद बेसिकली आप बाहर जाएं, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीजें कोर्स को छूट देते हैं और बहुत सारी चीजें याद कर लेते हैं। पहले आप अपने कोर्स को पढ़ो, उसको खत्म करो, फिर अगर आपके पास टाइम बचे तो आप एक्स्ट्रा चीजें इतनी ज्यादा, एक ही टॉपिक की इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें आप याद कर लेते हैं कि दूसरे जो टॉपिक होते हैं आपके बुक के हिसाब से उनको आपको पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। तो आपने अपने बुक के हिसाब से रहना है और उसके हिसाब से चीजों को याद रखना है।
तो हम लोग देख लेते हैं। इट इज द रैप्ड इन 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग मेनिंजेस बोल रहे होते हैं। इनसाइड द ब्रेन, यहाँ पे एम्प्टी कैविटीज होती हैं, मतलब खाली स्पेसेस होते हैं, जिनको हम लोग कैविटीज बोलते हैं, से चैम्बर्स बोलते हैं। और ओरिजिनली उनको हम लोग बेसिकली वेंट्रिकल्स बोल रहे होते हैं। अब वो जो खाली, मतलब जो खाली चैम्बर्स होते हैं, जो खाली जगहें होती हैं, उनको हम लोग वेंट्रिकल बोलते हैं। और ब्रेन के अंदर 4 वेंट्रिकल होते हैं, 2 लेटरल साइड पे, एक साइड पे, और है ना दूसरी साइड पे, और एक बीच में होता है, और एक बेसिकली वो होता है, क्या बोलते हैं, एक दरमियान में होता है, और दोनों एक एक तरफ होते हैं, और एक बेसिकली पीछे की तरफ होता है, स्पाइनल कॉर्ड से बेसिकली जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उन वेंट्रिकल्स के अंदर, मतलब जो खाली जगह है या जो स्पेस है बेसिकली वहाँ पे वो एक फ्लूइड से फिल होता है, जिसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। और ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ये कुशन लाइक प्रोटेक्शन देता है ब्रेन को। कुशन लाइक, कुशन किस चीज को बोलते हैं, हम लोग गद्दों को बोलते हैं। कुशन जो गद्दी होती है उसको बोलते हैं। मतलब गद्दा, अगर आपने देखा हो किसी लड़की की शादी होती है, उसको जो कांच के बर्तन दिए देते हैं, तो उसके जो संदूक में जो बिस्तर होते हैं ना, क्योंकि उसके अंदर रुई होती है, गद्दा होता है, तो उसके अंदर उन बिस्तर को डाल देते हैं, ताकि उनको झटका ना लगे, ताकि वो कांच के बर्तन है वो टूटे ना। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, ये कुशन लाइक प्रोटेक्शन देते हैं ब्रेन को। मतलब दिमाग को बेसिकली झटकों से बचाते हैं, दबाव से बचाते हैं, मतलब नरम गद्दी की तरह उसकी हिफाजत करते हैं। और वहां से वो गिजा भी हासिल कर रहे होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी बेसिकली ले रहे होते हैं उस फ्लूइड के अंदर से। और जो बोन्स ऑफ द स्कल प्रोवाइड अनदर प्रोडक्शन टू ब्रेन, और जो स्कल की जो, जिसको हम लोग खोपड़ी बोल रहे होते हैं, वो बेसिकली एक और प्रोटेक्शन दे रही होती है ब्रेन को। मतलब बाहर की तरफ से होती है, स्कल होती है, इसके स्कल के अंदर 3 मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम लोग मेनिंजेस बोल रहे होते हैं। और जो खाली कैविटीज या स्पेसेस होते हैं, उसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, जो उनको कुशन लाइक प्रोटेक्शन देता है, मतलब उसको दबाव या झटकों वगैरह, मतलब ये तीनों ही चीजें अलग अलग तरीकों से ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। अच्छा, ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें सेरिब्रम आ जाता है, हिपोकैम्पस, एमिगडाला, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेंटा। अब हम लोग तफसील से बेसिकली डिटेल स्टडी करते हैं कि सेरिब्रम की, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इसके पार्ट्स की। फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं ब्रेन के, जो कि सेरिब्रम है। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, जहाँ पे सारे ज़रूरी फैसले होते हैं वो लिए जाते हैं, जैसे कि सोचना, समझना, मसले हल करना, मेमोरी को कंट्रोल करना, वॉलेंट्री मूवमेंट यहीं से कंट्रोल हो रही होती है, इमोशंस यहीं से कंट्रोल हो रहे होते हैं, हम लोग चीज़ों को लर्न कर रहे होते हैं यहाँ से। तो इसको बेसिकली ये बहुत ज़रूरी पार्ट है हमारे ब्रेन का। और इसको सीट ऑफ इंटेलिजेंट भी कंसिडर किया जाता है, मतलब जो जहनियत का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जाता है, जहनियत की जो सीट है वो ये है। जितने भी कॉन्शियस एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब जो काम हम लोग सोच समझ के करते हैं, वो यहाँ से कंट्रोल हो रहे होते हैं, हमारी मेमोरी है वो भी यहाँ पे स्टोर हो रही होती है। इट्स आउटर पार्ट। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर देखने से पहले आपने एक बात को समझना है। हम लोगों ने नर्वस सिस्टम को पढ़ा, हम लोगों ने नर्वस कोऑर्डिनेशन को पढ़ा कि नर्वस कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम के जरिए होती है। अब जो नर्वस सिस्टम को बना, नर्वस सिस्टम केबल्स की तरह हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है, हम लोगों ने पढ़ा था। तो जो ये अब अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के सेल बनाए। स्टमक के अंदर जो सेल है वो डाइजेशन के लिए खास हैं, हमारे इंटेस्टाइन के सेल भी डाइजेशन के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं। लंग्स सेल ब्रीथिंग के लिए मतलब ब्रीथिंग के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, मतलब मुख्तलिफ किस्म के काम कर रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब जो नर्वस कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम करा रहा होता है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा था कि ये एक तार की तरह का निज़ाम होता है, जो हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है। तो हाँ, इसका स्ट्रक्चर भी अल्लाह ताला ने कुछ इसी तरह कैबल्स की तरह बना दिया, क्योंकि पैगाम आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। अब जो न्यूरॉन होता है, मतलब न्यूरॉन न्यूरॉन मिलके नर्वस सिस्टम बना रहे होते हैं। तो एक होता है इसमें सेल बॉडी, जो कि बेसिकली ये होती है इसकी सेल बॉडी। और एक लंबा सा हेयर लाइक ग्रोथ होती है, जिसको हम लोग एक्सोन बोलते हैं। और एक्सोन के ऊपर एक शीथ होती है, बेसिकली एक कवरिंग होती है, जिसको माइलिन शीथ बोल रहे होते हैं। उसका कलर वाइट होता है, और इसका कलर यहाँ पे आपको ब्लू नजर आ रहा होगा, बट आप अपनी बुक में देखें तो ये ग्रे ग्रे कलर का होता है। तो आपने याद रखना है कि न्यूरॉन के 2 पार्ट्स, सेल बॉडी और एक्सोन। ये वाला जो मालूमात आती है, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, उसको बेसिकली प्रोसेस करता है, समझता है और इंटीग्रेट करता है। और जो ये वाला पार्ट होता है, उस इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा होता है। मतलब अगर उसको वापस ऑर्गन तक लेकर जाना है, तो भी एक्सॉन
कम्युनिकेशन के अंदर मदद कर रहा होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। तो ये हेयर लाइक ग्रोथ हो गई और एक सेल बॉडी जो कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होता है। अब आपने इसकी स्ट्रक्चर को समझना है। अब जो ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है, हमने देख ली सारी कॉन्शियस एक्टिविटीज यहाँ से हो रही होती हैं। अब इसका जो आउटर पार्ट होता है, अगर हम लोग इसको देखें, जो इसका बाहर वाला पार्ट होता है, कॉर्टेक्स होता है, उसको ग्रे मैटर बोलते हैं। अब ग्रे मैटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ग्रेइश होता है कलर के अंदर। और वो ग्रेइश क्यों होता है? क्योंकि जो न्यूरॉन की जो सेल बॉडीज के ऊपर वो मुश्तमिल होता है, या न्यूरॉन की सेल बॉडी से वो से बेसिकली बना हुआ होता है। अब है ना कि इस वजह से उसका जो कलर होता है वो भी ग्रे होता है, सुरमई रंग के होते हैं। और जो इनर पार्ट होता है, बाहर वाला जो पार्ट होता है, वो वाइट, उसको हम लोग वाइट मैटर बोलते हैं। और वो वाइटिश कलर का होता है क्योंकि वो जो न्यूरॉन के सेल प्रोसेसेस हैं, जिसको हम लोग एक्सॉन कहते हैं, जो कि हेयर लाइक ग्रोथ होती है, उस पे मुश्तमिल होता है जो हमारा वाइट मैटर होता है। तो क्या बोलते हैं, जो व्हाइट मैटर होता है वो दिमाग का अंदर वाला हिस्सा होता है, सेरिब्रम का अंदरूनी हिस्सा होता है, जो लंबे बारीक से तार जो एक्सॉन होता है, जो कि उसके ऊपर माइलिन शीट होती है, इस वजह से वो सफेद नजर आता है क्योंकि उसके ऊपर माइलिन शीट होती है। तो अंदर वाला जो अंदरूनी वाला हिस्सा उसको ग्रे मैटर बोलेंगे, जो बाहर वाला है इसको व्हाइट मैटर बोल देंगे। सेरिब्रम होता है वो मुश्तमिल होता है दो हेमिस्फीयर के ऊपर, राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर हम लोग बोलते हैं आधा गोल, स्फीयर पूरा गोल, हेमिस्फीयर आधा गोल। जो राइट वाला सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो रेगुलेट कर रहा होता है लेफ्ट साइड की बॉडी को, जबकि जो लेफ्ट साइड का सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। अब द कॉर्टेक्स इज एसोसिएटेड विद थॉट्स, प्लान्स, एक्शन एंड डिटर्मिनेशन। अब जो कॉर्टेक्स है या ग्रे मैटर है, क्योंकि वहाँ पे न्यूरॉन होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, तो जो कॉर्टेक्स है वो मुंसलिक होता है सोचने के लिए, कोई भी प्लान बनाने के लिए, एक्शन के लिए, किसी भी बात का तायन करने के लिए। तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन और लॉब्स। तो कॉर्टेक्स है वो न्यूरॉन की सेल बॉडी में मुश्तमिल होता है, ये एक्सॉन पे और सोचने समझने के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होता है। It can be divided into 4 section or lobes: frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe and occipital lobe। तो हम लोग एक डायग्राम की मदद से देख लेते हैं इसके 4 जो लॉब्स हैं उनको। अच्छा, फ्रंटल लोब फ्रंट की तरफ होता है, पैरेटल लोब होता है वो ऊपर की तरफ होता है, टेम्पोरल लोब नीचे की तरफ होता है, ऑक्सीपिटल लोब होता है पीछे की तरफ होता है। अच्छा, ये इसका हम लोग बेसिकली एक डायग्राम देख लेते हैं। वैसे ये वाला जो डायग्राम है वो आपकी बुक में भी, अगर आप लोग आगे वाला पेज खोलो तो वहां पर है, लेकिन ये थोड़ा सा कलरफुल सा है तो आपको ये थोड़ा समझ में आएगा अच्छे तरीके से। अच्छा, अब जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, मतलब सेरिब्रम के 4 लोब और जो कि कवर करता है कॉर्टेक्स वाला रीजन जो होता है वो वाला, तो वो 4 लॉब्स के अंदर डिवाइड है। फ्रंटल लॉब जो कि फ्रंट, नाम से आप इसको याद कर सकते हैं, फ्रंट आगे की तरफ। पेरेंटियल लोब जो कि ऊपर की तरफ होता है, इसको आप अपने पेरेंट से याद करें कि जो हमारे पेरेंट होते हैं वो हमारे लिए बहुत ऊपर होते हैं, क्योंकि हम उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो उसको आप लोग पेरेंटियल लोब को पेरेंट से याद करें, फ्रंटल लोब आगे की तरफ, पेरेंटियल लोब ऊपर की तरफ, और टेम्पोरल लोब जब इसको आप लोग टेम्पर से याद करें। टेम्पर मतलब जिस जो जो इंसान गज़ब गुस्सा करता है वो नीचे गिर जाता है, मतलब हमारी नजरों में नीचे गिर जाता है। तो टेम्पोरल लोब को आप टेम्पर से याद करें। फ्रंटल लोब आगे की तरफ, पेरेंटियल लोब ऊपर की तरफ हमारे पेरेंट, और टेम्पोरल लोब जो टेम्पर करता है, गुस्सा करता है, वो हमारी नजरों में नीचे गिर जाता है, वो नीचे की तरफ होता है। और ऑक्सीपिटल लोब होता है वो हमारा होता है पीछे की तरफ। तो ये 4 लोब्स हैं। और अब हम लोग, और ये बेसिकली ऑक्सीपिटल लोब ये पीछे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड से बेसिकली कनेक्ट हुआ हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉर्टेक्स वाला। अब हम इसके जो हमारा इनके जो काम है वो हम अपने बुक में देखेंगे। अच्छा, हम अपनी बुक पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं द कॉर्टेक्स इज एसोसिएटेड विद प्लान्स, एक्शन एंड डिटर्मिनेशन। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन या 4 लोब्स के अंदर ये डिवाइड होता है। फ्रंटल लोब, पेरेंटियल लॉब, टेम्पोरल लॉब और ऑक्सीपिटल लॉब। फ्रंटल फ्रंट वाला, पेरेंटियल लॉब को पेरेंट से याद करेंगे, टेम्पोरल लॉब टेम्पर से, और ऑक्सीपिटल लॉब जो पीछे की तरफ होता है फ्रंट। अच्छा, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं फ्रंटल लॉब को। फ्रंटल लॉब फ्रंटल लोब जो मुंसलिक होता है थॉट्स के साथ, इमोशंस के साथ, मतलब कोई भी चीज सोचने के लिए, जो हम लोग खुशी गम महसूस करते हैं उन चीजों के लिए। पेरेंटियल लोब मुंसलिक होता है डिफरेंट किस्म के सेंसेशन के लिए, मतलब जो चीजें हमें फील होती हैं, जैसे कि प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, या हमारी जो सेंसेस होते हैं जैसे कि टच करना, टेम्परेचर को या पेन को
महसूस करना, इन सब चीज़ों के लिए पेरेंटियल लोब मुंसलिक होता है। हमारी जो लैंग्वेज होता है उसको भी प्रोसेस पेरेंटियल लोब ही करता है, और जो टेम्पोरल लोब होता है वो इन्वॉल्व होता है चीज़ों को सुनने के लिए, स्पीच बोलने के लिए, और ऑक्सीपिटल होता है वो देखने के लिए बेसिकली देखने के लिए मुंसलिक होता है, एसोसिएट होता है। अच्छा, देन हमारे पास थैलेमस आ जाता है। जो थैलेमस होता है ये ब्रेन के अंदर होता है, मतलब अंदरूनी वाली साइड पे होता है ये ब्रेन के, और हाइपोथैलेमस के ऊपर होता है। हाइपो मीन नीचे होता है, थैलेमस मतलब जो नीचे वाला थैलेमस है उसके ऊपर होता है। ये जो थैलेमस होता है ये गाइड करता है स्टिमुलाई को टुवर्ड अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स, मतलब सही वाले हिस्से में जाना है आपके कॉर्टेक्स के सही वाले हिस्से में जाने के लिए कोई भी जो इन्फॉर्मेशन आती है, स्टिमुलाई आता है, उस चीज़ के लिए गाइड करता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई भी विजुअल सेंसेशन आई है तो अब उसने कहाँ जाना है, उसको सेरिब्रम के जो कॉर्टे ऑक्सीपिटल लोब वाले हिस्से में जाना है, जो देखने की कोई भी इन्फॉर्मेशन, फिर वहाँ पे हमारा दिमाग है वो तस्वीर बना के हमें दिखाता है। अगर आप ये देखें थोड़ा सा, यहाँ पे अगर आप देखें ये है कि द ऑक्सीपिटल लोब इज एसोसिएटेड विद विजन, मतलब जो देखने वाली इंफॉर्मेशन है वो यहाँ जाएगी। टेम्पोरल लोब में हमारे हियरिंग और स्पीच में सुनने और बोलने वाली जो है वो यहाँ जाएगी। अगर कोई भी चीज़ सुननी है या बोलनी है वो यहाँ पे बेसिकली जाएगी। तो बेसिकली क्या करता है, ये जो भी इंफॉर्मेशन आती है, जो भी स्टिमुलाई आता है, उसको कॉर्टेक्स के सही वाले हिस्से में जाने के लिए गाइड कर रहा होता है। मतलब जो जिस्म से इंफॉर्मेशन आ रही होती है उसको फिल्टर करके किसको इग्नोर करना है, किसको कहाँ भेजना है, उन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। देन हमारे पास आ जाता है हाइपोथैलेमस। अच्छा, देन हमारे पास हाइपोथैलेमस आ जाता है। जो हाइपोथैलेमस होता है वो रेगुलेट करता है, लाइफ को मेंटेन करने वाले फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है, जिसमें ब्लड प्रेशर आ जाता है, बॉडी का टेम्परेचर आ जाता है, हमारा भूख लगना हो गया, प्यास लगना हो गया, ये अहम किरदार अदा कर रहा होता है। बॉडी के जो होम्योस्टेसिस है उसको बरकरार रखने के लिए अहम किरदार, मतलब जो हमारी बॉडी का तवाज़ुन है उसको बरकरार रखने के लिए मदद कर रहा होता है। अच्छा, जो हाइपोथैलेमस होता है ना, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास, एक मिनट, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ग्लैंड वो जो हार्मोन रिलीज कर रहे होते हैं, जो बहुत सारे ज़रूरी हार्मोन को रिलीज कर होते हैं, तो इसको भी पिट्यूटरी ग्लैंड को भी हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये हमारा हाइपोथैलेमस था, तो ये मतलब ये होम्योस्टेसिस ऑफ द बॉडी को मेंटेन कर रहा होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है हिपोकैम्पस। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी, मतलब जो ये हमारी यादें बनाता है, मतलब चीज़ों को याद रखवाने के लिए जो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो हिपोकैम्पस होता है। इसके बाद बेसिकली आ जाता है एमेगडोला। ये एक डीप सीटेड स्मॉल एरिया, मतलब ये डीप सीटेड का मतलब है गहराई के अंदर, मतलब ये दिमाग के अंदरूनी साइड पे एक छोटा सा एरिया होता है जो कि इमोशंस, मतलब पेन, प्रेशर, मतलब जो हमें हम लोगों को खुशी महसूस होती है, कोई गम महसूस होता है, ये जो फेयर मतलब खौफ किसी चीज़ का महसूस होता है, तो वो इसकी वजह से होता है। अगर हम लोग किसी जगह गए हैं, वहाँ हमारा कोई बैड एक्सपीरियंस है, जब हम लोग उसी जगह पे जाएंगे तो उस जगह पे जाते हुए हम लोग खौफ खाएं उस बैड एक्सपीरियंस की वजह से, उस बुरे तजर्बे की वजह से, तो ये हमारे खौफ, गमी, खुशी को कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद आ जाता है मिड ब्रेन। ये बेसिकली ह्यूमंस के अंदर, इंसानों के अंदर तकरीबन ये छोटा सा एरिया होता है जो इन्वॉल्व होता है इंटीग्रेशन ऑफ विजुअल एंड ऑल्फैक्टरी स्मेल स्टिमुलाई, मतलब जो स्मेल के स्टिमुलाई होते हैं, जो विजुअल मतलब देखने के स्टिमुलाई, और ऑल्फैक्टरी उनको भी ये बेसिकली समहाउ कंट्रोल कर रहा होता है कुछ हद तक। और इसके अलावा इट आल्सो कोलाबोरेटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड विद फोर ब्रेन, मतलब ये स्पाइनल कॉर्ड को फोर ब्रेन के साथ मिला रहा होता है, वी कैन से दैट इनको शरीक कर रहा होता है आपस में। मतलब कि अगर कोई भी स्टिमुलाई है या कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी सिग्नल है, बेसिकली वो स्पाइनल कॉर्ड और फोर ब्रेन के दरमियान जब वो सिग्नल जाएगा तो वो बेसिकली उसको ये मिड ब्रेन से पास होके जाएगा, मतलब ये इन दोनों को वी कैन से दैट के ये इन दोनों को जोड़ रहा होता है। अचानक से हमारी आंखों में कोई रोशनी आके लगे तो हम लोग जो ब्लिंक करते हैं अपने आईज को, वो मिड ब्रेन की वजह से होता है। मतलब ये कोई भी सिग्नल होता है ना, वो स्पाइनल कॉर्ड और फोर ब्रेन के दरमियान इसी की वजह से पास हो रहा होता है। ये दिमाग के ऊपर और नीचे वाले हिस्सों को मिड ब्रेन जोड़ रहा होता है। इसके बाद आ जाता है सेरिबेलम। ये हाईली कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है, मतलब ये थोड़ी सी पेचीदा, कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, या मुश्किल स्ट्रक्चर है, जो कि डोर्सल साइड होती है जस्ट बेलो द सेरिब्रम, मतलब पीठ वाली साइड, जो पीछे वाली साइड है वहां पे होती है, मतलब सेरिब्रम के नीचे होती है।
ये कंट्रोल कर रही होती है जो मसल्स की मूवमेंट होती है बॉडी की, मतलब मसल्स की मूवमेंट को प्रिसाइजली करवाती है। प्रिसिशन या फिर प्रिसाइजली का मतलब होता है कि उसको सही अंदाज में करवाना, मतलब अगर जिस्म को गिरते वक्त संभलना, सीधा चलना, या हमारी जो मूवमेंट होती है उसमें तवाज़ुन रखना, बैलेंस रखना, वो सब सेरिब्रम की वजह से होता है। अगर सेरिब्रम हमारा डैमेज हो जाए तो इंसान का जो चलना होता है वो लड़खड़ाने लगता है बेसिकली। और है ना, मतलब जो हमारा यहाँ पे आ जाती है मूवमेंट ऑफ द मसल्स फॉर बैलेंस एंड मेंटेनिंग द पोजीशन ऑफ द बॉडी इन रिलेशन टू ग्रेविटी। मतलब जो हमारा पोस्चर है, हम जो खड़े हैं, हम जो बैठे हैं, वो सही अंदाज में जो कंट्रोल हो रहा है वो सेरिबेलम की वजह से कंट्रोल हो रहा होता है। और जो हम जितनी भी जिस्मानी स्किल्स सीख रहे होते हैं उनको उनको सीखने में भी ये मदद देता है, उनको सीखने में भी ये मदद दे रहा होता है, जैसे कि टाइपिंग हो गई, पियानो हो गया। यहाँ पे अगर हम लोग देखें एक्टिविटीज लाइक राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, क्राफ्टिंग हैव बिकम पॉसिबल ड्यू टू एलाबोरेट स्ट्रक्चर इन ह्यूमन। मतलब जो हम लोग राइटिंग सीख रहे होते हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, क्राफ्टिंग, ये सब बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है इसी की वजह से ह्यूमंस के अंदर पॉसिबल है। मतलब ये बॉडी को बैलेंस, वी कैन से दैट ये बॉडी को बैलेंस करने के लिए काम आता है इन समरी। अच्छा देन ये पार्ट्स ऑफ द, अच्छा ये देन ये पार्ट्स ऑफ द ब्रेन है। पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, बल्कि मोटर कंट्रोल, प्री मोटर, मतलब पार्ट्स ऑफ द ब्रेन के भी पार्ट्स है। जब हम लोग डायग्रामिकली देखेंगे ब्रेन के पार्ट्स को कि थैलेमस कहाँ है, हाइपोथैलेमस कहाँ है, तो उसके साथ हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको बेसिकली। तो हम लोग सबसे पहले मेड्यूला ऑब्लोंगेंटा को देख लेते हैं। ये हमारे जस्ट स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर होता है। ये दिमाग का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है जो स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से जोड़ रहा होता है, या ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ रहा होता है। ये ऑटोमेटिक एक्टिविटीज को का कंट्रोल सेंटर है, मतलब जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं ये इनको कंट्रोल कर रहा होता है, जैसे कि ब्रीथिंग, सांस लेना, हार्ट बीट, दिल का धड़कना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, कफिंग, खांसना, स्वालो करना मतलब निगलना चीज़ों को, हिक्कपिंग मतलब जो हिचकी लगना होता है, और डाइजेशन ऑफ फूड, मतलब ये सब जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। रिफ्लेक्सेस मतलब जो खुद ब खुद होने वाले अमल होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं उनको हम लोग बोल रहे होते हैं, जो अचानक से हो जाते हैं बगैर सोचे समझे। उसके बाद आ जाता है पॉन्स। पॉन्स होता है, ये वेंट्रल साइड पे होता है मेडुला ऑब्लोंगेंटा के। वेंट्रल साइड का मतलब होता है सामने की तरफ, आगे की तरफ। अच्छा, जो मेडुला ऑब्लोंगेंटा, पॉन्स और जो मिड ब्रेन होता है ना, इन तीनों का हम लोग ब्रेन स्टीम बोलते हैं। ब्रेन स्टीम हम लोग बोलते हैं जो ब्रेन का नीचे वाला हिस्सा होता है। देखो यहाँ पे भी दिखाया बोला हुआ है ब्रेन स्टीम, ये इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब ये मेडुला ऑब्लोंगेंटा, पॉन्स और मिड ब्रेन, ये तीनों मिलके ब्रेन स्टीम बना रहे होते हैं। अच्छा, ये वेंट्रल साइड मतलब ये मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लोंगेंटा के बीच में होता है जो पॉन्स होता है। ये हेल्प करता है कंट्रोल करने के लिए। जो फेशियल मसल्स होते हैं, मतलब जो हमारे चेहरे की जो हरकत होती है उनको कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब चेहरे पे आने वाले जो टच होता है या दर्द होता है, टेम्परेचर की मालूमात दिमाग तक लेके जा रहा होता है। और सोने, स्लीपिंग एंड अवेकनिंग को भी यही कंट्रोल कर रहा होता है। तो हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ द ब्रेन देख लिए। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो इसमें हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, इस डायग्राम को डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो ब्रेन की डायग्राम है बेसिकली, ब्रेन की जो डायग्राम है इसको डिस्कस करेंगे। और वो डायग्राम से देखेंगे कि थैलेमस कहाँ है, हाइपोथैलेमस कहाँ है। और इसके अलावा इस ब्रेन की हम लोग समरी भी देखेंगे, समरी भी देखेंगे कि आप लोग कैसे शॉर्ट आंसर भी बना सकते हो उसके ज़रिए।